जी, प्रीवियस लेक्चर का अगर हम रिव्यू कर लें तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा, जिनसे अराइज करती हैं माइक्रोबॉडीज़, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स। फिर एससीआर से वेसिकल्स बनते हैं। ये वेसिकल्स फ्यूज़ करके बनाते हैं गोल्जी अपरेटस को। गोल्जी अपरेटस की दो सरफेसेस हमने पढ़ी थी, आउटर फॉर्मिंग फेस एंड इनर मैच्योरिंग फेस। और मैच्योरिंग फेस से अराइज करते हैं गोल्जी वेसिकल्स। अब इन्हीं गोल्जी वेसिकल्स की एक फॉर्म को हम नाम देते हैं लाइसोसोम्स का। तो पहला पॉइंट हमारे पास जो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो लाइसोसोम्स हैं, दीज अराइज फ्रॉम मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस। और क्योंकि गोल्जी अपरेटस से ये अराइज करें, सो देयर मेम्ब्रेन्स आल्सो अराइज फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, सो दे आल्सो हैव सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स। और क्योंकि वेसिकल्स की फॉर्म में है, हम इनको सिस्टर्नल वेसिकल्स भी कह सकते हैं। अब किन गोल्जी वेसिकल्स को हम लाइसोसोम्स कहेंगे, इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। ऐसे गोल्जी वेसिकल्स जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लाइसोसोम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस हम कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ एनी लार्जर कंपाउंड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। सो सेल्स के अंदर हर तरह की ब्रेकडाउन, डाइजेशन, ये इसी कैटेगरी के अंडर आ जाएगी। और इसमें ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, लाइसोसोम्स इन्वॉल्व होंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पर मौजूद होते हैं एसिड फॉस्फेटेस। और एसिड फॉस्फेटेस का बेसिक रोल एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करना है। और एसिडिक मीडियम इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि ये इनिशियली इनएक्टिव रहें, बाद में ये एक्टिवेट होकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। एक और टर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि ये लाइसोसोम्स जब अराइज करते हैं तो इनके लिए इनिशियल टर्म हम यूज़ करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स की। सो एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, when they are not doing any function, we will call them as primary lysosomes. और जब ये अपनी फंक्शनिंग को स्टार्ट करेंगे तब हम इनको सेकेंडरी लाइसोसोम्स कह देते हैं। तो जो लाइसोसोम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे, these will be called as secondary lysosomes. तो यहाँ पे हम सेकेंडरी लाइसोसोम की डिफरेंट फॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे और लाइसोसोम के फंक्शंस को भी देखेंगे कि ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो ये हमारे पास सेल मौजूद है। एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट गेन्स एंट्री इनटू द सेल, जैसे कोई फूड पार्टिकल है अमीबा के अंदर, तो सेल इसको एनगल्फ करके बनाएगा फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के साथ अटैच होगा प्राइमरी लाइसोसोम और इसकी डाइजेशन करवाएगा अपने एंजाइम्स के थ्रू। अब ये जो कंबाइंड फॉर्म है दैट कंटेन्स फूड वैक्यूल एंड प्राइमरी लाइसोसोम, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल की। और इस डाइजेस्टिव वैक्यूल के लेवल पर जो डाइजेशन होगी, इसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो दिस इंट्रासेलुलर डाइजेशन डिपेंड्स अपॉन लाइसोसोम एंड दिस डाइजेस्टिव वैक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम। इसी तरह से एक और एग्जांपल को हम देख लेते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स, फेगोसाइट्स, जब किसी बैक्टीरियम को एनगल्फ करते हैं तो उससे भी एक वेसिकल बनता है। और इस वेसिकल को हम नाम देते हैं फेगोसोम का, जो फेगोसाइटोसिस से बना है। इसके साथ भी लाइसोसोम्स बाइंड करते हैं, अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं और वो एंजाइम्स इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं।
अब ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हुई है, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हेट्रोफेगोसोम की, या इसको सिंपली फेगोसोम भी कह देते हैं। एंड दिस फेगोसोम और हेट्रोफेगोसोम इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लाइसोसोम्स हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेगोसाइटोसिस। सो ये एक और फंक्शन लाइसोसोम्स का, और ये सेकेंडरी लाइसोसोम की हमारे सामने एक और एग्जांपल आ गई। अब इसी तरह से सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो रिसाइकल होती रहती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक टाइम के बाद डेड हो जाएंगे, नए माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। उन डेड माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रेक करना, डिस्ट्रॉय करना, दिस इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। सो ये एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सपोज ये हमारे सेल के अंदर डेड या ओल्ड माइटोकॉन्ड्रियन मौजूद है, इसके साथ लाइसोसोम बाइंड करेगा। जब ये बाइंड कर जाएगा तो बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। इस सेकेंडरी लाइसोसोम को हम नाम देंगे ऑटोफेगोसोम का, और इसके थ्रू जो ब्रेकडाउन होगी, दिस ब्रेकडाउन विल बी कॉल्ड एज ऑटोफेगी। So this autophagy is also the function of lysosome, and autophagosome is an example of secondary lysosome. इसी तरह से कुछ केसेस में लाइसोसोम के एंजाइम्स सेल से बाहर रिलीज होकर डाइजेशन करवाते हैं, और इस डाइजेशन को जो सेल से बाहर हो रही है इसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का। सो ये तमाम फंक्शंस हैं जो हम लाइसोसोम से रिलेट करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ऑटोफेगी, फेगोसाइटोसिस, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, हमने याद रखनी है कि अगर लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रोड्यूस ना हो या डिफेक्टिव हो ड्यू टू एनी जीन म्यूटेशन, तो ये तमाम ब्रेकडाउन नहीं हो सकेंगी। और इस ब्रेकडाउन ना होने का मतलब है कि ये लार्जर सब्सटेंसेस सेल के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। सो इसीलिए इन डिजीज़ेस के लिए जो लाइसोसोमल एंजाइम्स की एब्सेंस या डिफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, इनको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज़ेस, और उसकी बेसिक रीज़न होगी जीन म्यूटेशन। अब तक तकरीबन 20 डिजीज़ेस डिस्कवर हो चुकी हैं। उनमें से दो इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों ने याद रखनी है वो हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में वो एंजाइम एब्सेंट होगा जिसने ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन करवानी है, और इसीलिए मसल सेल में, लिवर सेल्स में ग्लाइकोजिन एक्यूमुलेट हो जाएगा। दूसरी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है टे-सेक्स डिजीज़। टे-सेक्स डिजीज़ में वो एंजाइम एब्सेंट होगा जिसने लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवानी है। सो दिस डिजीज़ इज एसोसिएटेड विद द accumulation of lipids. Commonly this accumulation occurs in brain cells where it causes mental retardation.